बात उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक देश का आम नागरिक सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम के निकम्मेपन की बलि चढ़ता रहेगा। मैं बात दिल्ली से सटे नोएडा की कर रही हूं, जहां एक इंजीनियर की मौत हो गई। 16-17 जनवरी की दरमियानी रात का यह पूरा मामला है। सेक्टर 150 नोएडा, यहां सिस्टम की लापरवाही ने एक परिवार के चिराग को बुझा दिया। निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में पानी भरा हुआ था। इंजीनियर की गाड़ी हादसे का शिकार होकर इसी पानी में जा गिरी और यहां 2.5 घंटे तक ये इंजीनियर मदद के इंतजार में मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। इस हादसे ने उस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो हमें और आपको सुविधाएं देने के लिए, हमारी और आपकी सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है, लेकिन सिस्टम की जब जरूरत पड़ती है तो यही सिस्टम फेल। तो खौफनाक मिसाल है ये मामला जो सामने आया है। इंजीनियर नाम युवराज की मौत के रूप में हमारे सामने ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल के रख दी है। 2.5 घंटे तक सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। 2.5 घंटे तक लड़का अपनी जिंदगी बचाने की गुहार सिस्टम से लगाता रहा। सिस्टम की आंखों के सामने लड़का देखते ही देखते 2.5 घंटे में मौत के आगोश में समा गया, पानी में डूब गया। दरअसल एक तरफ युवराज डूब रहा था, जान बचाने की गुहार लगा रहा था। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन कोई भी उसे नहीं बचा पाया। बाद में मौके पर एसडीआरएफ भी पहुंच गई, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई और आखिरकार युवराज का शव बाहर निकाला गया, वो भी सुबह होते होते। ये 4 तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे 27 साल का युवा इंजीनियर डूब के मर गया। ये सिस्टम ने मर्डर किया है, इसे कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। करीब 2 घंटे तक वो लड़का मौत से जूझ रहा था। 2 घंटे तक वो लड़का इस इंतजार में था कि शायद उस तक मदद पहुंच जाए, शायद उसे बचा लिया जाए। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सब वहां सिर्फ तमाशबीन खड़े थे। संसाधन ही नहीं थे किसी के पास कि उनकी आंखों के सामने करीब 40-50 मीटर के फासले पर वो जो लड़का पानी में डूब रहा है, वो जो लड़का बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, वो जो लड़का अपने मोबाइल का जो टॉर्च लाइट थी उसको ऑन करके अपनी लोकेशन एक तरीके से साझा करने की कोशिश कर रहा है, उन सामने खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है, वो कुछ नहीं कर पाए। वो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ही मौके पर पहुंचे थे क्या? कोई नहीं बचा पाया। 2.5 घंटे तक वो लड़का, जरा सोचिए किस तरीके से तड़पा होगा, क्या इस लड़के पर गुजरी होगी, लेकिन ये सिस्टम का निकम्मापन कि इस लड़के को नहीं बचाया जा सका। उस देर रात क्या कुछ हुआ था, एक बारी मैं अपने सहयोगी कपिल से कहूँगा थोड़ा आगे आके एक बारी पूरा ये जो घटना स्थल है वो दिखाने की कोशिश करें। सामने से आप ये देखेंगे तो ये रोड सीधा एकदम आगे आ रहा है और उस रात जैसा चश्मदीद यहाँ पर बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा धुंध थी तो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद यहाँ से वो गाड़ी आती है जिसमें जो है वो जो कहीं ना कहीं जो गाड़ी चला रहे थे चालक थे वो यहाँ पर मौजूद थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये पूरा टूटा पड़ा है और यहाँ से जो गाड़ी है, गाड़ी तोड़ के इतनी देखते हैं कि आप उस तरफ जो पूरा खाली प्लॉट है, उस खाली प्लॉट में जो है वो गाड़ी जा गिरती है और जैसा चश्मदीद ने बताया कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से बल्कि ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे के आसपास यहाँ पर लगातार जो है उसने गुहार लगाई बचाने की, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही का मामला सामने आया है और युवराज की जिस तरीके से जान गई है, ये प्रशासन के ऊपर सवाल या निशान ज़रूर खड़ा करता है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। बेहद दर्दनाक मौत हुई है इस इंजीनियर की। इंजीनियर युवराज लचर सिस्टम की बलि चढ़ गया। सिस्टम ने मर्डर किया है युवराज का, उसे बचाया नहीं जा सका और इस बीच वो शख्स अब सामने आया है जिस शख्स को सिस्टम रोक रहा था। उसे बताया गया कि पानी बहुत ठंडा है, गहरा है, पानी के नीचे लोहे के सरिये भी होंगे, तुम भी मत उतरो पानी में। लेकिन वो शख्स पानी में उतरा, वो रुका नहीं। उसने कोशिश भी की युवराज को बचाने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 16 तारीख की रात को 12 बजे की बात है। जो युवराज नाम का लड़का था वो गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता है। उस दिन धुंध बहुत ज़्यादा था, वो बेचारा आ रहा था किसी ड्यूटी, किसी भी टाइम निकला होगा से 8 बजे 9 बजे, तो यहाँ आते आते उसे बहुत टाइम लग गया, 12 बज गए। वो लड़का गिर गया। गिरने के बाद वो लड़का 1.5 से 2 घंटा जिंदा रहा है।
वो गाड़ी में गिरने के बाद गाड़ी से निकल के शीशा में कर वो गाड़ी के ऊपर बैठा था लड़का, जो मौके पे मौजूद थे वो बता रहे थे। मैं तो बहुत लेट आया था। आप कितने बजे पहुंचे यहाँ पर? 1:40 पर। 1:40 पर। उस वक्त आपने क्या देखा? मैंने देखा था जी, वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे। ठीक है जी, फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे। उन्होंने हालांकि वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने यहाँ के बंदों ने ये डरा दिया था कि इसके अंदर सरिया है, ये बेसमेंट है, कहीं आप ना फंस जाऊँ उन सरियाओं में। उन्होंने ये बोला था कि इसमें ठंडा पानी है वगैरह है, बहुत सारे ड्रामे भी किए थे। जो सच्चाई बताऊं, मैं सच्चाई ही बता रहा हूँ। प्रशासन की आप लापरवाही मान रहे हैं इसको? हाँ 100% है जी। सबसे पहले तो मैं नोएडा प्राधिकरण को बोलूँगा, नोएडा अथॉरिटी के लिए बोलूँगा। अगर शायद वो डिवाइडर यहाँ पर लगाते तो गाड़ी टकराती भी, चाहे ओवर स्पीड में होती, पास में गिरती, लड़का मरता नहीं। गाड़ी गिरी है वहाँ पे जाकर, प्लस में गाड़ी हवा के झोंके से बीच में पहुंची है। धीरे धीरे 1.5 से 2 घंटे लगे गाड़ी को। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम कब तक पहुंची? एसडीआरएफ आई थी 4:30 बजे। वो गाजियाबाद से चले थे, धुंध के कारण वो लेट हो गए थे। उन्होंने क्या करा कुछ? आने वो एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया था बॉडी को मॉर्निंग में 7-8 बजे के करीब। हाँ जी, उनने सर्च ऑपरेशन चलाया। सामने पुलिया दिखा सकते हैं आप जूम करके, वहाँ से उनकी बोट वगैरह दाकी हैं, सामने पुलिया है वो, वहाँ से उन्होंने बोट दकाई है। ये प्लॉट किसका है? ये प्लॉट है जी, लोटस कंपनी है, कोई बिल्डर्स है उसका है। आप लगातार बोल रहे हैं, आप अभी कुछ बता रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, लगातार कैमरे पर आप बोल रहे हैं उसके। हाँ, उसमें देखो जी, इतना बड़ा बिल्डर्स है, उसकी पोल मैंने खोली है। 3 दिन से मैं बहुत ही वायरल हूँ पूरा ऑल इंडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल चल रही है सारे चैनलों पे। जो हज़ारों करोड़ का मालिक है, मैं एक मिडिल क्लास के बंदे के लिए क्या नहीं कर सकता? अपने दिमाग से सोच रहा हूँ मैं ये चीज़, उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक मिडिल क्लास और वो हज़ारों करोड़ का मालिक है, सरकार में खाता है उसका, तो सीधी सी बात है वो मेरे लिए। तो मुझे सीधी सी बात, मेरी जो आशंका है, मुझे जान का खतरा है मेरा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जरा उज्जवल से ही जानते हैं। उज्जवल, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने उस चश्मदीद से भी बात की है जिसने बताया कि कैसे उसने दिलेरी दिखाई, लेकिन वहां सिस्टम कैसा डरा सहमा बैठा हुआ था, बिना किसी संसाधन के बैठा हुआ था और उसकी आंखों के सामने वो लड़का 2 घंटे तक मदद का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। साफ तौर पर युवराज को इस सिस्टम ने मार डाला। उज्जवल, बिल्कुल ठीक कहा है जी आपने। देखिए, युवराज को अगर मारा है किसी ने तो सिस्टम की लापरवाही ने मारा है। ये जो घटना यहाँ पर, बल्कि जो हादसा यहाँ पर हुआ है, वो सिस्टम की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोलता है। जैसा कि देखिए, एबीपी न्यूज़ को जो मोनिंदर हैं, जो कि चश्मदीद हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो जानकारी दी है, उन्होंने ये बताया कि रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब जो है युवराज अपनी गाड़ी से यहाँ पर आ रहे थे। देखिए, सामने से जो चश्मदीद ने हमें बताया कि वो सामने से बिल्कुल यहाँ पर आ रहे थे। ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 150 है ये, और यहाँ से यू टर्न उनको लेना था। यू टर्न लेकर सामने वो रहते हैं, उनकी सोसाइटी वहाँ पर है, लेकिन उस दिन इतना घना कोहरा था कि उनको रास्ता नहीं दिखाई दिया। जिसके बाद आप यहाँ पर सामने देखेंगे तो अभी हालांकि देखिए यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ये बड़े बड़े जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं लोहे के, लेकिन उसके बाद उस वक्त यहाँ पर नहीं था कुछ भी। यहाँ से जैसा मैं चश्मदीद ने बताया, वो गाड़ी जो है आगे आती है और धुंध होने के कारण रास्ता नहीं दिख रहा था, जिसके बाद यहाँ से वो गाड़ी नीचे गिर जाती है सीधा पानी में। देख सकते हैं खुला प्लॉट है यहाँ पर, और प्रशासन की लापरवाही का मामला साफ तौर पर यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि मोनिंदर जो कि चश्मदीद है, उन्होंने एबीपी न्यूज़ को ये भी बताया कि 15 दिन पहले एक और ऐसी ही घटना यहाँ पर हुई थी। 31 दिसंबर की रात को उन्होंने बताया कि एक ट्रक यहाँ पर इसी तरीके से घना कोहरा होने के कारण जो है वो पानी में जा गिरा था, लेकिन उस वक्त उसको बचा लिया गया। लेकिन युवराज जिस तरीके से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ाई लड़ता रहा, जंग लड़ता रहा, उसको अगर किसी ने मारा है तो वो साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही ने मारा है। क्योंकि जैसा मोनिंदर ने बताया कि यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद थे, पुलिसकर्मी मौजूद थे, उसके साथ यहाँ पर तकरीबन 50-60 लोग मौजूद थे, ऐसा मोनिंदर ने हमें जानकारी दी है। उसके अलावा यहाँ पर जो है फायर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आ रखे थे, उनके पास रस्सी थी, उनके पास नाव थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पानी के अंदर नहीं उतर रहा था। मोनिंदर ने बताया कि जब मोनिंदर अंदर जाने वो सिस्टम डरा सहमा, वो सिस्टम पूरी तरीके से निकम्मा, वो सिस्टम पूरी तरीके से निठल्ला, और इसका खमियाजा युवराज को भुगतना पड़ा। युवराज खत्म हो गया, युवराज हमारे बीच नहीं है। इंजीनियर की मौत के बाद कुछ सवाल जरूर हैं, और वो क्या सवाल हैं वो आपके सामने हम रखेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक बातचीत आपको दिखाते हैं। ये बातचीत जो हुई है वो दरअसल वो शख्स जो सामने आया, जिसे सिस्टम ने रोका, उसे बताया गया कि पानी कितना ठंडा है, कितना गहरा है, बावजूद इसके वो शख्स पानी में उतरा और उसने कोशिश की। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोनिंदर
उसी से एक बार फिर से आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज की खास बातचीत। हम अभी मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके फादर के पास, उनसे जानेंगे आखिर ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है इसमें किसकी आप लापरवाही मानते हैं। कहने को नोएडा अथॉरिटी ने पहले से प्रिकॉशनरी कुछ उपाय वहाँ नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले एक ट्रक का इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था। ट्रक उस नाले के पास के बाउंड्री को तोड़ते हुए नाले में गिरी थी और शायद एक आदमी को बचाया भी गया था, मुश्किल से बचाया गया था। तो उसके बाद उसमें रिमेडियल मेजर्स एडॉप्ट करना चाहिए था, जो कि अथॉरिटी ने किया नहीं। अगर वहाँ रिफ्लेक्टर होता, बाउंड्री वॉल होता, तो मेरा बेटा इसका शिकार नहीं होता। गाड़ी वहीं उसी ब्रोकन पार्ट से गाड़ी भीतर इंटर हुई थी नाले में, जहाँ मेरा लॉस ऑफ लाइफ हुआ बेटा का। आपके बेटे ने खुद फोन किया था जब उसमें पानी के अंदर बहादुरी के साथ फेस किया सिचुएशन और 2 घंटे स्ट्राइक करता रहा। सभी उसके आसपास के सारे चैलेंजेस है, वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर आया और वहां लेट गया। चूंकि बैठने से गाड़ी डगमग हो रही थी, अनबैलेंस्ड हो रहा था, तो उसको लगा कि अब ये डूब जाएगी गाड़ी, तो वो छत पर फ्लैट लेट गया और फिर मोबाइल से टॉर्च जलाकर इंडिकेट करता रहा, अपना लोकेशन बताता रहा। तो पुलिस को आपने फोन किया? पुलिस को मैंने फोन किया 112 पे। जब मैं वो घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां से मैंने कॉल किया, फिर पुलिस आई। 20-22 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी और उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फिर फोन किया, फिर वहां से वो टीम आई। लेकिन फिर उस ढाक के 3 पा तो रिजल्ट कुछ मीनिंगफुल नहीं रहा। वो लोग केवल रस्सी फेंकते थे, रस्सी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रही थी। फिर उनको दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना था जो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे स्विमर या डाइवर नहीं था या बोट नहीं था जो वहां तक अप्लाई हो सके, वहां तक जा सके, तो मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। तो कहने का मतलब एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम नहीं था उस टीम के पास। ये बताया जा रहा है कि लोग अंदर जाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने मना किया कि अंदर नहीं जाइए, पानी ठंडा है। कि भाई इसका रिस्क कौन लेगा, क्योंकि सरिया वगैरह है उस नाले में, तो फिर एक रिस्क में है ही, दूसरा भी हम रिस्क नहीं लेना चाहे, ऐसा पुलिस मना कर रही थी। लेकिन उसी में एक जो कोई डिलीवरी बॉय था उसने हिम्मत दिखाई और वो उसमें जंप किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो सिंक उसमें कर चुका था। तो मृतक इंजीनियर युवराज के पिता राज मेहता की बात आपने सुनी और वो जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद कई सवाल हैं जो सामने हैं और पिता के बयान से ही ये सवाल सामने आए हैं। पहले भी जब हादसा हुआ तो फिर सबक क्यों नहीं लिया? ये सीधे सीधे कातिल सिस्टम पर सवाल। पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम्स आई लेकिन कुछ क्यों नहीं कर सकी? ये सवाल है, ये पिता का सवाल है, बेबस पिता का ये सवाल है। पुलिस और फायर ब्रिगेड रेस्क्यू के इंतजाम के बिना मौके पर पहुंच गई। खाना पूर्ति कर रहे थे क्या वहां पर? मौत का तमाशा देखने के लिए पहुंचे थे क्या वहां पर? फायर ब्रिगेड की टीम सिर्फ एक रस्सी लेकर रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है। सोचिए जरा, न टीम के साथ कोई तैराक था, न कोई नाव लेकर ये लोग पहुंचे। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति का बयान आया है कि वो उनसे जल्द तलाक लेने वाले हैं। प्रतीक यादव, ये प्रतीक यादव का बड़ा बयान सामने आया है। प्रतीक यादव कह रहे हैं कि मैं इस स्वार्थी महिला को जल्द से जल्द तलाक देने वाला हूं। इसने हमारे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। वो सिर्फ मशहूर होना चाहती है। अभी मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं और उसको इसकी भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो सिर्फ खुद की चिंता करती है। दुर्भाग्य है कि मैंने उससे शादी की। तो ये बड़ा पारिवारिक मामला जो खुलकर सार्वजनिक हो रहा है। अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं। अपर्णा यादव मुलायम की छोटी बहू के तौर पर आप इन्हें जानते हैं और अब अपर्णा यादव के पति सामने आए हैं और उन्होंने अपर्णा यादव पर लालची होने के आरोप लगाते हुए उनसे अलग होने का दावा कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं विवेक से। विवेक, ये घरेलू झगड़े का मामला अचानक से सार्वजनिक क्यों हो रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि लगभग 1 घंटे पहले इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट प्रतीक यादव के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हुई है और जब से ये अकाउंट से पोस्ट हुई उसके बाद हमने अपर्णा और प्रतीक दोनों से बात करने की कोशिश करी। हालांकि दोनों से हमारी बात फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन आपको बता दूं कि अपर्णा के जो भाई हैं अमन बिष्ट,
उनसे एबीपी न्यूज़ ने बातचीत करी है और अमन बिष्ट का ये कहना है कि ये प्रतीक यादव का जो अकाउंट है वो हैक हो गया है संभवतः, और हैक होने के बाद इस तरीके का जो पोस्ट है वो पड़ा है और उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने इसको रिपोर्ट भी करा है। लगभग 6 घंटे का वक्त संभवतः लगेगा जब ये जो पोस्ट है वो डिलीट हो। इस तरीके की चीज़ें अमन बिष्ट ने कही हैं। अब देखना होगा कि प्रतीक सही है या ये अकाउंट सही है या कौन सही है इसके पीछे, ये अलग बात है। क्या जानकारी है लेकिन जिस विवेक? तरीके की बातें प्रतीक लिखी गई यादव हैं, कहाँ रहते हैं, अपर्णा यादव कहाँ रहती हैं, क्या दोनों अभी लखनऊ में ही हैं? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है क्या? क्या दोनों साथ में रहते हैं? इसको लेकर क्या जानकारी है, या दोनों अलग अलग घर में रहते हैं? देखिए, आपको बता दूं कि लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग पर पूरा समाजवादी पार्टी का जो कुनबा रहा या नेताजी मुलायम सिंह यादव के जो पूरे परिवार के लोग हैं, वो सारे लोगों की अलग अलग कोठियां विक्रमादित्य मार्ग पर हैं और उसी में अपर्णा यादव की भी एक कोठी है जहां पर प्रतीक यादव भी उनके साथ वहीं पर रहते थे। पिछली बार जब लोगों ने देखा था तो वहीं पर उनकी लोगों से मुलाकात हुई थी। हालांकि प्रतीक बहुत सोशलाइज नहीं होते हैं, वो लोगों से बहुत मिलते जुलते नहीं, वो अपना बिजनेस का काम करते हैं। इसके अलावा वो जिम के बहुत फ्रीक हैं और अलग अपने दिन का काफ़ी ज़्यादा समय वो जिम में बिताते हैं। हालांकि अभी पिछले लगभग 4 से 5 दिन पहले उनके विदेश में होने की बात है वो निकल के सामने आई है। फिलहाल प्रतीक इंडिया में है कि विदेश है, इसको लेकर के फिलहाल पुष्ट जानकारी नहीं निकल के सामने आ पाई। लेकिन अपर्णा के भाई ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में ये बात कही कि संभवतः ये अकाउंट जो है वो हैक हुआ है और हैक होने के कारण इस तरीके की पोस्ट हुई है और उसको लेकर के जो भी उनको कार्य करना है, जो भी टेक्निकल काम करने हैं, उसको लेकर के वो लोग शुरू कर दिया उन लोगों ने। हालांकि जो पोस्ट है, पोस्ट अपने आप में अगर ये पोस्ट सही है तो इसके बेहद ही गंभीर मायने हैं, क्योंकि जो उसमें शब्द लिखा है कि शिवरोग फैमिली टाइज, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव का परिवार टूटना और भाजपा में जाना, इस तरीके की बातों के मायने इस पोस्ट से निकल के सामने आ रहे हैं। अगर ये पोस्ट सही है तो इसके मायने बेहद ही गंभीर हैं और एक बड़ा आरोप अपर्णा यादव पर जो है वो लगता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा। हालांकि हमने अमन बिष्ट से इस बात को लेकर के गुहार लगाई है कि अमन बिष्ट या तो अपर्णा या प्रतीक किसी को सामने ला करके और उनसे कम से कम बातचीत करवाएं। उनका कहना है कि वो जल्द ही दोनों में से कोई ना कोई सामने आएगा और वो आकर के बातचीत करेगा। तो अब ये दोनों ही जब सामने आकर के बातचीत कर पाएंगे तब सही रूप से तथ्यात्मक जानकारी निकल के सामने आ पाएगी कि क्या इसके पीछे की क्या जो सच्चाई है वो क्या है, क्या सही में अकाउंट हैक हो गया है या प्रतीक यादव की मंशा सही में यही है। क्योंकि अब आरोप बेहद ही ज़्यादा गंभीर हैं और राजनीतिक जीवन में और जिस बड़े पॉलिटिकल फैमिली से अपर्णा यादव आती है उसके बाद इस तरीके के आरोप लगना, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल देखी है और उस बीच में हमने ये भी देखा कि 2022 चुनाव के पहले कैसे अपर्णा यादव जो है वो लखनऊ से फ्लाइट से दयाशंकर सिंह के साथ दिल्ली जाती हैं और वहां पर जाकर के वो फिर भाजपा में दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो अपर्णा यादव के भाजपा में जाने के बाद परिवार किस तरीके से टूटा, उसके अपने अलग अलग मायने। हालांकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन परिवार जो है वो कई मौकों पर साथ भी नजर आया है ना, क्योंकि वो सार्वजनिक तौर पर जो साथ में नजर आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो पिछले साल के आखिर की बात है जब यादव परिवार में एक शादी समारोह था और उसमें सभी लोग नजर आए थे। अखिलेश यादव का परिवार भी उसमें नजर आया था और प्रतीक यादव और उनकी पत्नी ये अपर्णा यादव जो है ये भी तब साथ में नजर आए थे। लेकिन अब ये मामला सार्वजनिक तौर पर इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि प्रतीक यादव के अकाउंट से एक के बाद एक ये बड़े हमले अपर्णा यादव पर किए गए हैं। प्रतीक यादव ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और उसमें उन्होंने कहा है कि वो जल्द तलाक लेने वाले हैं अपर्णा यादव से। प्रतीक यादव ने इसमें लिखा है कि वो स्वार्थी महिला को जल्द से जल्द तलाक देने वाले हैं, हमारे पारिवारिक रिश्तों को बर्बाद कर दिया इसने, सिर्फ मशहूर होना चाहती है, अभी मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसको इसकी भी कोई परवाह नहीं क्योंकि वो सिर्फ खुद की चिंता करती है, दुर्भाग्य है कि मैंने इससे शादी की। अब ये जो प्रतीक यादव के अकाउंट से संदेश साझा किया गया है, पोस्ट किया गया है, इसको लेकर न प्रतीक यादव सामने आए हैं ना अभी तक अपर्णा यादव सामने आई हैं। अपर्णा यादव के जो भाई हैं अमन बिष्ट, उनसे एबीपी न्यूज ने जरूर बात की है और अमन बिष्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव ने ये पोस्ट नहीं किया है, प्रतीक यादव का अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है और इस वजह से ये मैसेज पोस्ट हुआ है। अब सच्चाई क्या है इसको लेकर तो जब तक जो इस पूरे मामले में मुख्य पक्ष हैं वो खुद सामने नहीं आते और कोई स्पष्टीकरण नहीं देते, तब तक सवाल बड़ा बना रहेगा। प्रतीक यादव का पोस्ट सामने आने के बाद अब मामला सियासी तौर पर गर्मा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है, तंज कसा है कांग्रेस ने बीजेपी पर। कांग्रेस कह रही है ये बीजेपी की संगत का असर है। भारतीय जनता पार्टी की संगत में बड़े बड़े परिवार नष्ट हो गए।
पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में विग्रह पैदा कराए, अब अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के परिवार में विग्रह पैदा करा रहे। भारतीय जनता पार्टी वालों में बहुतायत में अपने परिवार होते नहीं और दूसरे के परिवार वो रहने नहीं देते। दूसरे के परिवार में वो अगर कहीं आग लगी हो तो पानी डालने की जगह पर पेट्रोल डालने का काम करते हैं। ये संगत का असर है कहीं ना कहीं, जो जिस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार तलाक के कगार पर पहुंच गया है। ये सभी लोगों को देखना चाहिए कि खराब संगत का हश्र बुरा होता है। आपको राजस्थान से आई एक खबर दिखाते हैं, जहां कोटा में हिजाब को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ कि एक मुस्लिम छात्रा का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से परीक्षा हॉल में जाने से रोका गया। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन लेवल 2 की परीक्षा 2 पारियों में कराई गई और परीक्षा कुल मिलाकर शांतिपूर्वक चली। लेकिन कोटा के एक परीक्षा केंद्र पर विवाद खड़ा हो गया, जिसकी खबर आपको हम दे रखे हैं। बूंदी जिले की रहने वाली अलीशा परीक्षा देने कोटा पहुंची थी। परीक्षा केंद्र महावीर नगर विस्तार योजना में तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये परीक्षा होनी थी। छात्रा का आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उसे सिर्फ हिजाब पहनने की वजह से परीक्षा हॉल में जाने से रोक दिया गया। ड्रेस कोड का हवाला देकर उसे रोका गया। काफी अनुरोध के बाद छात्रा को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया गया। काफी उसने कोशिश की, समझाया भी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे परीक्षा देने से रोका गया, जबकि वो 1 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दूसरी ओर प्रशासन ने आरोपों को नकारा है, कहा है कि छात्रा चेहरे को ढककर परीक्षा देना चाहती थी, इसलिए केंद्र पर मौजूद स्टाफ ने उसे ड्रेस कोड के अनुसार दुपट्टा हटाने के लिए कहा और छात्रा ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसको रोका गया। तो राजस्थान के कोटा से खबर है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का ये मामला है। महिला एक हिजाब पहनकर जो वहां पर पहुंची हुई थी, उसका आरोप है कि परीक्षा हॉल में जाने से रोका गया, परीक्षा देने से उसको वंचित रखा गया। अब इस पर जो यहाँ प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा है नहीं, महिला ये चाहती थी, लड़की ये चाहती थी कि वो चेहरा ढककर परीक्षा में बैठे, जिसे रोका गया और उसके बाद ये पूरा मामला खड़ा हुआ कि यहाँ पर बवाल खड़ा हुआ। राजस्थान के कोटा का ये मामला हिजाब को लेकर विवाद हुआ कि परीक्षा केंद्र पर छात्रा को प्रवेश नहीं दिया गया, अंदर नहीं घुसने दिया गया। मुस्लिम छात्रा का सीएम से अब गुहार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। परीक्षा केंद्र को लेकर ये पूरा विवाद है। हिजाब पहनने पर परीक्षा से वंचित रखा गया, परीक्षा देने से उसको रोका गया कि ये छात्रा की ओर से कहा जा रहा है और सीएम से इस पूरे के मामले में गुहार लगाई है छात्रा ने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन लेवल 2 की परीक्षा 2 पारियों में वहां कराई गई। शांतिपूर्वक ये परीक्षा चली, लेकिन हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मेरा नाम अलीशा है, मेरे पापा का नाम बरकतुल्लाह खान है। तो मेरा 3rd ग्रेड मेंस एग्ज़ाम लेवल 2 का कोटा सेंटर महावीर नगर एक्सेट 3 स्कूल में तिलक स्कूल में आया, तिलक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया है। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बावजूद मुझे यहाँ हिजाब होने की वजह से अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। सीएम राजस्थान से मेरी अपील है कि मेरी मदद करें। खबर बिहार की राजधानी पटना से। पटना में नीट की छात्रा की मौत को लेकर प्रशासन सवालों के दायरे में है। लापरवाही को लेकर खुलासे लगातार हो रहे हैं। एबीपी न्यूज को छात्रा की 127 पन्नों की मेडिकल रिपोर्ट मिली है, जिसमें कई बातों का खुलासा हुआ है। ऐसी है कई बातें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल नहीं खाती। इस मामले पर सियासत भी जारी है। पटना में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बेटी के साथ किसने ये गुनाह किया है, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर है। हॉस्टल, हॉस्पिटल, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू हमारे साथ है। अल्लावरू जी, दर्दनाक घटना और जिस तरीके की कार्यशैली प्रशासन की रही है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं, आप लोग भी सड़क पर हैं। बात सीधी सी है, छोटी भी घटना घटती है। अगर पिक पॉकेट भी होता है, जेब भी किसी का कटता है तो एफआईआर तुरंत दर्ज होना चाहिए। यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी, पीड़िता 3 दिन तक अस्पताल में रही, फिर भी पुलिस और प्रशासन ने पूरा प्रयास किया कि मामला को दबाया जाए, क्राइम और माफिया और गैंगस्टर को बचाया जाए। क्या इसी दिन के लिए बिहार ने इस सरकार को बनाया है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और सरकार और पुलिस को समझना चाहिए कि उनको जनता की रक्षा करनी चाहिए और क्राइम और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
एसआईटी का गठन किया गया, उसी अधिकारी को रखा गया जो शुरुआत से इस पूरे मामले को देख रहे थे। इसी से साफ पता चलता है कि सरकार और पुलिस की नीयत क्या है। उनकी नीयत न्याय देने की नहीं है, क्राइम को दबाने की है, अपराधी को बचाने की नीयत प्रशासन और पुलिस की है। इसके खिलाफ हम लोग जनता की आवाज बनकर सड़क पे उतरे। आगे की रणनीति जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पुलिस और प्रशासन जागेगी नहीं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी और संभालेगी नहीं, तब तक हम उनका विरोध करेंगे। जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक पूरे मामले पर खुलासे नहीं होंगे, बच्ची के न्याय के लिए हम सड़क पर लड़ते रहेंगे। कृष्णा अल्लावरू ने स्पष्ट किया है कि जो कार्यशैली पुलिस की रही है पूरे मामले में, रफा दफा इस पूरे मामले को किया जा रहा था। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज, पटना। ये सीधी तस्वीर आपको हम पटना की ही दिखा रहे हैं। वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और ये नीट की छात्रा की मौत का मामला है जिस पर गुनहगारों को बचाने का आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए भी जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आखिर कब तक बचाया जाएगा बेटी के गुनहगारों को, और यहाँ इस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए, सवाल उठाते हुए शासन प्रशासन को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। निश्चित तौर पर जो न्याय की मांग है वो अब जो छात्रा के लिए वो तेज होती नजर आ रही है। हाथ में देखिए पोस्टर कि बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, और लगातार जो लड़ाई है उसमें अब तेजी विपक्ष भी दिखा रही है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरा मामला घटा है, जो बयान प्रशासन की तरफ से निकल कर आया और जो देरी पूरे मामले में की गई, उसके बाद जहां जनता में तो आक्रोश नजर आया, कई लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार का प्रतिरोध किया, वहीं अब जो विपक्षी दल हैं वो भी सड़क पर उतरकर न्याय की बात कर